हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी के द्वारा यूपीएससी पेपर की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें हम 5th पेपर के लास्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 76 से लेके 100 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि बात कर रहा है पहला, भारत में किसी अन्य प्रकार के वनाच्छादन की तुलना में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट वनों की तहत सर्वाधिक क्षेत्र है। ठीक है। फिर दूसरा, तटीय एवं दलदली वन केवल डेल्टा और एस्चुरी के समीप पाए जाते हैं, ये संकरी खाड़ियों के आसपास नहीं पाए जाते। देखिए, ये जो कोस्टल है स्वैम्पी फॉरेस्ट की बात कर रहा है, ये जो नैरो क्रीक संकरी खाड़ियां वहां पे भी पाए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि केवल तटीय और मार्शी फॉरेस्ट पे ही पाए जाते हैं कोस्टल एरियाज में। ये जो कुछ क्रीक का मतलब क्या होता है, खाड़ियां आप जानते हैं कि कोई लैंड मास के अंदर कोई जो अगर ओशन है उसका पानी अगर आता है तो उसे क्रीक कहा जाता है मोस्टली। तो उसमें भी पाया जा सकता है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। फिर वही पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ठीक है, ये फॉरेस्ट सबसे ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि यदि बात किया जाए सबसे ज्यादा का तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती यानी कि मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। ये ड्राई डेसिडुअस की यदि हम बात करें तो ये मोस्टली हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ और साउथ इंडिया में यदि राजस्थान को निकाल दें, वेस्टर्न घाट को निकाल दें और वेस्ट बंगाल को निकाल दें, तो बाकी जो जगह है सब जगह पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस जो फॉरेस्ट है ये पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसका पहला भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ना तो एक ना ही दो। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बात कर रहा है कि पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, आपने इसको देख सुना होगा, न्यूज में आ रही थी काफी। कुछ नए वहां पे मैमल्स फाउंड हुए हैं, करीब 40 के अराउंड पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है। ईस्टर्न हिमालयाज और ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर ये पाया जाता है। और इसको सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1977 में। ठीक है। और इस आपने फेमस नाम सुना होगा, पक्का टाइगर रिजर्व, पुक्का या पक्का टाइगर रिजर्व। तो ये भी जो है इस क्या कहते हैं पखुई को पक्का टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, जिसको जो 2002 में इसको डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व। तो चलिए, ये बात हो गई पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। फिर वहां पे कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, तो पहले तो बिग कैट आप जानते हैं, टाइगर, लेपर्ड, ये सब पाए जाते हैं। फिर उसके बाद वाइल्ड डॉग, ठीक है, जंगली कुत्ता और जैकाल जो है। फिर हाथी, बार्किंग डियर आप जानते हैं, ये मेनली यहीं पे पाया जाता है, एंडेमिक है। फिर उसके बाद गौर, सांभर, ये सब चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये बात हो गई, इसका आंसर हो गया ए। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि कुछ स्टेटमेंट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं, तो उनको बताना है हमें। वृक्ष की प्रजातियां और वन का प्रकार। तो पहला ये जो है ये बोल रहा है जूनिपर, जूनिपर या फिर हपूषा। देखिए, जूनिपर आप जानते हैं, जो ये कॉर्निफेरस जो प्लांट होता है वो होता है। तो ये मेनली माउंटेन एरिया में पाया जाता है, माउंटेनियस एरिया में, जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ी इलाके में। और मेनली पहाड़ी इलाके कोल्ड होते हैं यदि इनको कंपेयर किया जाए बाकी एरिया से। तो जूनिपर हो गया, पाइन हो गया, बिर्च हो गया, ये सब के सब कहाँ पे पाए जाते हैं, माउंटेन में। तो पहले का आंसर जो है ये सही है। फिर वही दूसरा बोल रहा है शीशम कहाँ पाया जाता है, तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है। तो शीशम आप जानते हैं ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ठीक है, शीशम को हम रोजवुड भी कहते हैं। ठीक है। तो ये डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, और ये अपने जो पत्ते हैं वो उसे गिरा देते हैं। तो ये बात हो गई
शीशम की। तो यदि ट्रॉपिकल डेसिडुअस की बात करें तो रोजवुड के साथ-साथ आप जानते हैं बम्बू है, साल है, सैंडलवुड यानी कि चंदन, खैर, टीक, मलबरी ये सारे के सारे ट्रॉपिकल डेसिडुअस में आते हैं। फिर इसके बाद महागनी की बात करें, महागनी आप जानते हैं, ये काफ़ी जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब सदाबहार, ठीक है? इनके पत्ते कभी नहीं झड़ते, हमेशा सदाबहार रहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है, ठीक है? तो उसमें महागनी हो गया, इबोनी हो गया, ठीक है? रबर हो गया, तो ये सारी बात हो गई ट्रॉपिकल एवरग्रीन की। तो इसके तीनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे से बिल्कुल सही मिले हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बोल रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ कहाँ-कहाँ पे पाई जाती हैं। तो पहला बोल रहा है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, दूसरा गल्फ ऑफ कच्छ, तीसरा गल्फ ऑफ खंबात। तो आप जानते होंगे ये तीनों जगह पे इंडिया में कोरल रीफ पाई जाती है। लोग अक्सर लगता है कि गुजरात के साइड नहीं होगी, मेनली हम लोग जो सदर्न रीजन है वहीं पे पाया जाता होगा। तो ऐसा नहीं है, ये कोरल रीफ जो है जो गुजरात में है वहां पे भी पाई जाती है और साथ ही साथ गल्फ ऑफ मन्नार में भी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, तो आंसर डी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, तो ये बात कर रहा है विंटर माइग्रेटरी बर्ड यानी कि प्रवासी पक्षी, ठीक है? जो मेनली विंटर सीजन में या फिर समर कहीं पे होती है, तो हो गया विंटर माइग्रेटरी बर्ड और समर माइग्रेटरी बर्ड। तो ऐसे बर्ड जो विंटर में जब कहीं पे बहुत ठंड होती है, तो वहां से ठंड से बचने के लिए दूसरी जगह पे आते हैं, मेनली ट्रॉपिकल रीजन्स में आते हैं ये। तो ऐसे जो बर्ड्स हैं इसमें से बताना है कौन कौन से हैं। यदि हम समर माइग्रेटरी बर्ड और विंटर माइग्रेटरी बर्ड की बात करें तो मेनली जो साइबेरियन क्रेन, आप जानते हैं साइबेरिया में बहुत ठंड होती है, और जब हमारा ये जो अभी क्या कहते हैं दिसंबर का जनवरी का टाइम चलता है, तो उस वक्त वहां पे इतनी एक्सट्रीम ठंड हो जाती है, तो जो साइबेरियन क्रेन बहुत फेमस है जो कि इंडिया में आता है यहाँ पे रहने के लिए ठंड में। तो साइबेरियन क्रेन हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, पिंक कलर का जो बर्ड होता है फ्लेमिंगो, आप जानते होंगे, ठीक है? फिर इसके बाद कॉमन टील हो गया, ठीक है? वुड स्नाइपर हो गया, फिर स्पॉटेड सैंड पाइपर हो गया, फिर यूरेशियन पिजन, ये सब जो है ये विंटर बर्ड की बात हो रही थी। तो ये जो पहला स्टेटमेंट बोला है साइबेरियन क्रेन, तो ये तो बिल्कुल ही सही है। फिर वही दूसरा बोला है ग्रेट फ्लेमिंगो, ये भी सही है। फिर तीसरा बोला है एशियाई कोयल यानी कि एशियन कुक्कू। देखिए ये जो कुक्कू है ये हमें ये जो है समर बर्ड है, ना कि विंटर बर्ड। ये भी माइग्रेटरी बर्ड है बट ये समर में आती है। तो ये आंसर हमारा तीसरा एलिमिनेट हो जाएगा, और तीसरे को एलिमिनेट करते ही हमें अपना आंसर मिल जाएगा बी, ठीक है? तो इसका आंसर हो गया बी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट से रिलेटेड है। तो इससे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है यह विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, यह लोगों की वित्तीय सेवाओं की उपयोगिता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, अधिकांश नए खाते भारत और चीन में खोले गए। देखिए ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार ये पहले मेन चीज ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है पब्लिश, और फिर जो रिपोर्ट है इसमें करीब 123 लगभग 123 इकोनॉमीज यानी कि 123 नेशंस के बारे में ये रिपोर्ट होती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जैसे अभी बोला जा रहा है कि यह लोगों की वित्तीय सेवाओं की उपयोगिता को मापने के लिए, बिल्कुल सही बात, नाम ही से आपको पता चल रहा होगा फिंडेक्स माने कि फाइनेंशियल इंडेक्स। फिर तीसरा बोला है अधिकांश नए खाते भारत और चीन में खोले गए हैं। हाँ जी, ये जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से अभी बताया गया है कि जो नए खाते हैं, न्यू अकाउंट मेनली अभी इंडिया में और चाइना में खोले गए। इंडिया में तो आप जानते ही हैं कितना ज्यादा बैंकिंग सर्विसेज इन सब पे जोर दिया जा रहा है। तो इसका तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1, 2 एंड 3। इसके सारे स्टेटमेंट करेक्ट है।
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि सर्न से रिलेटेड है, यानी कि यूरोपियन एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सर्न। देखिए, ये सर्न जो है ना, आपको ये लग रहा होगा कि बिल्कुल ये तो अलग है इससे, ये तो सर्न है नहीं, इसको तो EAR होना है चाहिए। तो ये कुछ फ्रेंच नेम है, ठीक है, फ्रेंच या स्वीडिश नेम है, तो उसको कन्वर्ट किया गया है इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये इसका इंग्लिश नेम है, जो कि यूरोपियन एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो स्टेटमेंट पहला बोल रहा है सर्न, ये सर्न LHC का संचालन करता है और यह फ्रांस से सीमा पर स्थित है, ठीक है। देखिए, ये जो आप जानते हैं, ये सर्न जो है ये एक लेबोरेटरी है, ठीक है, जिसमें बहुत ही हाई स्पीड पे कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको मूव कराया जाता है। तो ये मेनली एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पे। आप जानते हैं 2000 आज से 10 साल पहले की बात है, 2012 में गॉड पार्टिकल नाम से जो है, गॉड पार्टिकल यानी कि हिग्स बोसॉन भी इसे कहते हैं, तो उसकी डिस्कवरी की गई थी इसमें। तो ये तब से बहुत ही फेमस है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हिग्स बोसॉन जो है, इसका इन्वेंशन हुआ था, इसके इन्वेंशन ऑलरेडी थे, लेकिन इसकी डिस्कवरी की गई थी 2012 में। तो अभी करीब इसके 10 साल हो रहे हैं। तो ये जो सर्न है, ये जेनेवा में लोकेटेड है, फ्रेंच और स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे ये सिचुएटेड है, और इसमें करीब 22 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन है। और यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया एक एसोसिएट मेंबर है, ठीक है, सर्न का। तो ये बात होगी सर्न से रिलेटेड। तो इंडिया को जो स्टेटस था ये 2004 में मिला था, बस इतना जान लीजिए, और इंडिया इसका ऑब्जर्वर है। तो इसका पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है ये बिल्कुल सही है। फिर वही दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, LHC ने गॉड पार्टिकल कहे जाने वाले हिग्स बोसॉन की खोज की, बिल्कुल सही है। और कब की थी? 2012 में, आज से 10 साल पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 1 और 2। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो प्रत्यक्ष बीजारोपण यानी कि डायरेक्ट सीडिंग, ठीक है। एक होता है, आप जानते होंगे, यदि इसकी राइस की सीडिंग की बात करें तो कहीं कहीं पे होता है सैपलिंग, ठीक है, जिसमें आपको ऑलरेडी किसी अलग से ही खेत की बजाय पहले से ही नर्सरीज में जो चावल है उसको उगा लिया जाता है छोटे छोटे बैचेस में। और जब वो उसका थोड़ा सा मतलब उसमें आ जाता है, जर्मिनेशन उसका हो जाता है, तो उसको जाके खेत में डायरेक्टली लाइन से जो है बो दिया जाता है। तो ये बात हो गई किसकी? सीडिंग की, राइस के। तो एक वो तरीका होता है, दूसरा होता है कि डायरेक्टली आप कहाँ पे बो रहे हो? खेत में बो रहे हो, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष बीजारोपण। तो इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है जो हमें देखने हैं। ये भी रिसेंटली न्यूज में इसलिए रहा था कि अभी स्टेट ऑफ पंजाब ने अपने वाटर, आप जानते हैं पंजाब हरियाणा जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, यहाँ का वाटर टेबल बहुत खराब हो गया है, ग्राउंड वाटर काफी पॉल्यूट हो गया है, क्योंकि जो है आप डायरेक्टली उनको सब्सिडीज मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसकी वजह से वो एक बार में बहुत ज्यादा पानी निकाल ले रहे हैं। तो उसकी वजह से वाटर टेबल में डिस्टर्बेंस हो गया है। तो वहाँ पे नई नई इनोवेटिव टेक्निक का यूज किया जा रहा है ताकि वाटर को सेव किया जा सके। तो इन्होंने इस टेक्निक के साथ आए थे, डायरेक्ट सीडिंग टेक्निक। तो ये फेल हो गई है वहां पे पंजाब में, तो इस वजह से न्यूज में था। तो इसका पहला स्टेटमेंट बोला है, इसे बीज बिखेरने तकनीक के रूप से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही। स्कैटरिंग टेक्निक यानी कि सीड को ऐसे स्कैटर कर दिया, तो ये भी सही है। दूसरा बोला है, यह धान को पौधों को नर्सरी में जल भराव वाले खेत में रोपण की विधि है, नहीं, ठीक है, ये गलत है। मैंने अभी आपको बताया वो जो है ट्रांसप्लांटेशन वाली दूसरी विधि होती है, वो ये नहीं है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसमें डायरेक्टली आप डालते हैं, नर्सरी में नहीं उगाया जाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। फिर तीसरा देखेंगे, यह पानी और श्रम उत्पादन के मामले में सबसे बीज बोने का सबसे कम कुशल तरीका है, तो ये भी गलत है। देखिए, ये काफी एफिशिएंट टेक्निक है, इसको अगर प्रॉपर किया जाए विद एक्सपर्ट्स के थ्रू, यदि जैसे क्या होगा वहां पे फेल हो गया तो प्रॉपर अभी एकदम से आप चेंज कर रहे हो अपनी जो टेक्निक को, तो
लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो लैक ऑफ अवेयरनेस इसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। बट ये काफ़ी एफिशिएंट टेक्निक है। इसको यदि कंपेयर किया जाए बाकी टेक्निक से जो राइस को कल्टीवेट करने के लिए यूज़ होती हैं, तो इसका आंसर जो तीसरा है, ये भी रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 ओनली। ठीक है? तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आईटी 2000 यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड है। तो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का आदेश जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकरण है। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का कुछ लेना देना ही नहीं है। ये आईटी से रिलेटेड है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो कौन सी मिनिस्ट्री आ जाएगी? तो यहाँ पे आ जाएगी मीटी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कोई भी जो आपत्तिजनक, कोई भी यदि ऐसी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आ गया है सोशल मीडिया पे, तो मीटी के हाथ में होता है कि वो एक्ट है सेक्शन 69A, किसका? आईटी एक्ट 2000 का। तो उसके अंतर्गत ये जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो वहां पे ये बोल सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं उस प्लेटफॉर्म को कि उस पर्टिकुलर सेक्शन को रिमूव किया जाए। लेकिन रिसेंटली देखा गया था कि इसका काफी मिस यूज हो रहा था। ठीक है? तो इस पे ट्विटर का भी कहना था कि हम ऐसे विदाउट एनी आप प्रॉपर उस पे इन्वेस्टिगेशन किए हम ऐसे किसी को नहीं रिमूव कर सकते, बिकॉज सबके पास राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, बट ये भी है। तो ये बात हुई थी, ये थोड़ा टसल चल रही थी। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नहीं आती है। फिर दूसरा बोल रहा है, आईटी एक्ट 66A के इस्तेमाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए होती है। तो मैंने अभी बात की, ये 66 नहीं बल्कि 69A था। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है, इसे यानी कि ये जो है यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट, पहला स्टेटमेंट कि ये रिलीज की जाती है MOSPI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। फिर दूसरा, देखिए ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो यूथ इन इंडिया रिपोर्ट है, ये इसी के द्वारा, MOSPI के द्वारा ही पब्लिश की जाती है। ठीक है? तो फिर दूसरा बोला है, केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2036 तक युवाओं की तुलना में कम बुजुर्ग आबादी वाले लोग आबादी देखी जाएगी, यानी कि वहां पे एल्डरली जो पॉपुलेशन है वो लो होगी। देखिए दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है, बल्कि ऐसा नहीं होने वाला है, उल्टा होने वाला है यहाँ पे, ये आप रिपोर्ट में देखेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है भाई। तीसरा देखें, ये बोल रहा है, इससे पता चलता है कि युवाओं की जनसंख्या में गिरावट आ रही है। युवाओं की जनसंख्या में गिरावट आ रही है, बिल्कुल सही बात। आप जानते हैं हमारा जो इंडिया है इस वक्त अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहा है, मतलब कि यहाँ पे काफी यंग इंडिया है। यहाँ पे युवा जो है उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, पर हमारे युवा टिकटॉक से और इंस्टाग्राम रील से उनको फुर्सत नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो कायदे से हमारा जो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसका यूज नहीं किया जा पा रहा है, यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल पे है, काफी सारी चीजें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ, काफी पर्टिकुलर किसी एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारी चीजों की दिक्कतें हैं इसमें, पर्टिकुलर लोगों की ही नहीं दिक्कत है। तो ये बात हुई, वो अलग टॉपिक है मेंस का, तो उस पर नहीं जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 सी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि गीगा मैश से रिलेटेड है। तो गीगा मैश के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। तो पहला बोल रहा है, देखिए ये मैंने इसमें से कौन से सही है, ठीक है, पहले स्टेटमेंट सही बोला करिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जो कि बात कर रहा है गीगा मैश की। तो ये गीगा मैश क्या होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है।
इसे एस्ट्रोम द्वारा विकसित किया गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसको डेवलप किया गया एस्ट्रोम के द्वारा। फिर दूसरा, एक ग्रामीण 4G बुनियादी ढांचे के उच्च डेटा यातायात के मुद्दों को संबोधित करेगा और उच्च तकनीक और सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, ठीक है। फिर तीसरा, यह विश्व का पहला मल्टी बीम ई बैंड रेडियो है जो एक टावर से कई टावरों तक एक साथ संचार करने में सक्षम रहेगा। देखिए बिल्कुल सही बात है, जो तीनों बातें बोल रहे हैं इसको पहले तो एस्ट्रोम के द्वारा डेवलप किया गया है, और जो 4G नेटवर्क से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इशू है, ठीक है, उसको ये एड्रेस करेगा, बिल्कुल सही बात। और फिर तीसरा जो है ये वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी बीम ई बैंड रेडियो कैपेबल ट्रांसमिटिंग फ्रॉम सिंगल टावर टू मल्टीपल टावर, बिल्कुल सही बात, ई बैंड पे ये काम करता है और मल्टी बीम के थ्रू। तो ये तीसरा भी स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि औद्योगिक के संबंध में यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 से रिलेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट इसका बोल रहा है कि न्यूनतम 50 कर्मी वाला प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान इसके प्रभावों के अधीन होगा। देखिए ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है इसमें पहले था, मतलब अभी नया जो कोड आया है इसमें 300 एम्प्लॉय कर दिए गए हैं कि कोई भी ऐसा इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 300 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, तो वहां पर पिछले 12 महीने में, ठीक है, 300 से ज्यादा लोग यदि काम करते हैं तो वहां पे कोड का अप्लाई होगा, बल्कि 300 से अधिक कम है, 299 है, तो वहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो इसका बोला है ये रॉन्ग हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमें कोई मेहनत ही नहीं करनी है। देखिए यूपीएससी में यही होता है, आपको एलिमिनेशन ज्यादा आना चाहिए और भले आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम होगी तो चल जाएगा। तो ये हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं इन्फॉर्मेशन कम होगी कि आप पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये है कि ये चीज काम करती है हमें अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, एलिमिनेशन, तो वही हमको सीखनी है। तो पहला स्टेटमेंट जैसे ही रॉन्ग होगा हमें आंसर मिल जाएगा 2 एंड 3, ठीक है। फिर दूसरा देख लेते, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में हड़ताल के लिए 6 सप्ताह की अग्रिम सूचना की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर स्ट्राइक वहां के एम्प्लॉयज को करनी है तो उनको 6 महीने पहले एडवांस नोटिस देनी होगी। फिर उसके बाद इसमें छटनी किए गए श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए एक पुनः कौशल कोष स्थापित किया जाएगा, यानी कि उनको स्पेशल ट्रेनिंग जो है इनका स्किल डेवलपमेंट करना जरूरी, री-स्किलिंग के लिए, ठीक है। तो ये इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2 एंड 3। फिर नेक्स्ट आते हैं हम जेंडर गैप इंडेक्स, काफी फेमस इंडेक्स है, ठीक है। जेंडर गैप इंडेक्स आप जानते हैं इसको कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, ठीक है। तो ये जो WEF है ये करीब 146 कंट्री का जो है डेटा इसने पब्लिश किया है 2022 में, और इंडिया की रैंक आई है 135, ठीक है। तो काफी पुअर रैंक है, लेकिन थोड़ी इन सब का डेटा भी हम कह नहीं सकते कि 100% ट्रू है, बट आप इसको यूज कर सकते हो अपने मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो 135 रही है आउट ऑफ 146 कंट्री। यदि एशिया में देखें, एशिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्री देखे तो इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म करता है इसमें जेंडर गैप में, बट स्टिल बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। फिर वही दूसरा बोल रहा है, यह आर्थिक, राजनीतिक एवं स्वास्थ्य कारकों के आधार पर लैंगिक अंतर को मापता है, बिल्कुल सही बात है। ये जो जेंडर क्या कहते हैं, जेंडर गैप इंडेक्स है, तो इसमें मेनली इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, कितना जो है वुमेन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करती है, उनकी एजुकेशन कैसी है, और हेल्थ से रिलेटेड और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी एक चीज होती है, तो वो भी एडेड रहती है। तो इन सब चीजों पे बेस्ड होती है ये। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। वही तीसरा बोल रहा है GGG इंडेक्स, ठीक है, 2022 में भारत की रैंकिंग 146 देशों में इतनी है, ग्लोबल जेंडर गैप, कूल। तो इसका आंसर हो गया 1, 2 एंड 3, तीनों बिल्कुल सही है। मैंने अभी तीनों की बात की। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बात कर रहा है व्हाट इज
डोलूटेग्राविर, अच्छा डोल्टेग्रेविर, ठीक है, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो ये क्या है, अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा है, तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि ये कुछ दवा से रिलेटेड है। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट बोला है, पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति के ART संयोजन के हिस्से में रूप में उपयोग किए जाने वाली दवा, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल नहीं, जापान द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह कतई नहीं, ये भी इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप ये जानते हैं, सेकंड और थर्ड लाइन का जो ART कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो उससे ART किस में यूज होता है, ये मेनली HIV से रिलेटेड या एड्स को कंट्रोल करने के लिए जो ट्रीटमेंट होता है उसमें यूज होता है। तो ये अभी नई दवा का इसका खोज हुआ है, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो इसका जो इस पहला स्टेटमेंट है ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा A। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जो कि सर्वाइकल कैंसर पे बेस्ड है, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर या फिर इसको सर्वैक भी कहते हैं। अभी रिसेंटली एक जो है, आप जानते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उन्होंने एक वैक्सीन को डेवलप किया है जिसका नाम है सर्वावैक, ठीक है। तो उसको अभी रिसेंटली ऑथराइजेशन मिला है DGCI का, यानी कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया का, कि अब इसको यूज किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह एक सामान्य यौन संचारित संक्रमण है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरा, यह दूसरा सबसे प्रचलित कैंसर रूप है और प्रजनन आयु में महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारण है, बिल्कुल सही बात है। ये जो है वुमेन से रिलेटेड है, ये कैंसर सर्वाइकल कैंसर, यानी कि जो उनकी ओवरी होती है उस रीजन में ये कैंसर होता है, तो ये काफी प्रेवलेंट है इंडिया में। तो अभी रिसेंटली जो इसकी वैक्सीन जो है इन्वेंट की गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो एक काफी अच्छा इनिशिएटिव, काफी अच्छा ब्रेक थ्रू जो है, डिस्कवरी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। वही तीसरा देखें, यह ज्यादातर HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के विशेष रूप के साथ दीर्घकालिक संक्रमण के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये जो वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यही रीजन होता है कि जिसकी वजह से कैंसर जो है ये लोगों मतलब वुमेन्स में होता है, तो ये इस वायरस की वजह से होता है। तो ये जो वैक्सीन है इस वायरस को काउंटर करेगी। तो इसका तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, कुछ स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, मध्यस्थता एवं एक स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष और तटस्थ मध्यस्थता करने वाले पक्षों को समझौता करने में सहायता करता है। मध्यस्थता विधेयक 2021 का उद्देश्य हत्या के मामलों को छोड़कर अदालत या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप से पूर्व मध्यस्थता के माध्यम से किसी भी नागरिक या आपराधिक मामलों को निपटाना। देखिए, मध्यस्थता यानी कि जो आर्बिट्रेशन किया जाता है। देखिए, इसका जो स्टेटमेंट है, पहला भी स्टेटमेंट गलत है और दूसरे की बात करें तो वो भी गलत है। क्यों गलत है मैं बताती हूँ। देखिए, एक चीज होती है मीडिएशन, आप जानते हैं, और दूसरी होती है आर्बिट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या अंतर है? देखिए, जो आर्बिट्रेशन होती है, आर्बिट्रेशन में क्या होता है, जिसे मध्यस्थता भी कहते हैं, तो उसमें ये होगा कि कोई वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से आप इसके अंतर्गत जा सकते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है ये बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग यानी कि यदि आप आर्बिट्रेशन करा रहे हो तो उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये बात हो गई आर्बिट्रेशन की, ठीक है। तो ये एक तरह से अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, यानी कि एक ऐसा तरीका है, आप नॉर्मल कोर्ट में जाए बिना, आपको सालों साल वेट ना करना पड़े, उसकी जगह पे आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मेनली होगा एक थर्ड पार्टी आ जाएगी, न्यूट्रल पार्टी हो जाएगी, वो आप दोनों के बीच में मध्यस्थता कराएगी जिन दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है डी है, ना तो एक ना ही दो। अभी रिसेंटली बिल आया है तो ये न्यूज में था। फिर नेक्स्ट है हमारा DAC, यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो
ये आप जानते हैं, ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है। इसके जो हेड होते हैं, यानी कि इसके जो चेयरमैन हैं, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जो कि अभी राजनाथ सिंह जी हैं, वो हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय रक्षा मंत्री, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। तो डिफेंस मिनिस्टर ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के ये हो गया। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जैसे डिफेंस एक्विजिशन में कोई भी हमारी आर्मी है, हमारी नेवी है, इनको कौन सी चीज की जरूरत है, कौन सी चीज कहाँ से लेनी चाहिए, कैसे प्रोक्योरमेंट करना है, तो ये सब काम होता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जो कि हर घर तिरंगा कैंपेन से रिलेटेड है। तो इसका स्टेटमेंट बोल रहा है, पहला, हर घर तिरंगा अभियान का खर्च को कंपनी अधिनियम के तहत CSR गतिविधि घोषित किया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो हर घर तिरंगा कैंपेन के अंतर्गत जो भी एक्सपेंडिचर कोई भी कंपनी कर रही है, तो उसे CSR एक्टिविटी के अंतर्गत जो है इंक्लूड किया जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर दूसरा बोल रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कुछ वर्ग की लाभदायक कंपनी को अपने 3 साल के वार्षिक औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% CSR गतिविधियों के लिए खर्च करना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं, जो कंपनी 2013 है, उसके अंतर्गत कोई भी कंपनी है, ठीक है, जो कंपनी इसके अंतर्गत आएंगी, तो उनको CSR एक्टिविटी पे जो है खर्चा का CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ऐसी चीजें जिससे आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो ये काम मैंडेटरी है कि जो भी कंपनी है, उसका जो अपने लास्ट 3 साल का जो एवरेज रहा है प्रॉफिट का, उसका 2% यूटिलाइज करना है, स्पेंड करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई CSR की। तो इसका दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा C, बोथ 1 and 2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि फाइबराइजेशन से रिलेटेड है। तो कुछ स्टेटमेंट दिए, हमें बताना है इसमें से फाइबराइजेशन क्या है। कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? पहला, ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से रेडियो टावर को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया। दूसरा, यह एक वितरित या विकेंद्रीकरण खाता बही तकनीक है। ठीक है। तीसरा, यह किसी व्यक्ति के चेहरे का उपयोग करके उसकी पहचान का पुष्टि करना। ये गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर यदि देखा जाए तो फाइबराइजेशन जो है, आप जानते हैं, ऑप्टिकल फाइबर है जिसके थ्रू हमें इंटरनेट का एक्सेस होता है। तो उसका जो प्रोसेस अलग अलग जगह पे बिछाना है ऑप्टिकल फाइबर को, उसको रेडियो टावर की तरह कनेक्टिविटी बढ़ाना, तो ये सब आता है। तो इसका स्टेटमेंट पहला हमारा बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फिर चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 से रिलेटेड है। तो अभी हमने बात की थी ग्लोबल जेंडर गैप यानी कि GGP से रिलेटेड। तो स्टेटमेंट उस व्यक्ति अलग थे, लेकिन इसमें सिंपल सा है कि कौन पब्लिश करता है। तो आप जानते हैं, हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जेनेवा बेस्ड जो ये फोरम है, ये पब्लिश करती है, जिसमें इंडिया की रैंक इस बार आई है 135 आउट ऑफ 146। ठीक है, 2022 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और 21 की बात करें तो 140 आई थी, लेकिन उस वक्त कितने लोग थे? 156। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, विश्व आर्थिक मंच। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें आना है, जो कि ICSC यानी कि इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। ये बोल रहा है, भारत का केंद्रीय जांच ब्यूरो इंटरपोल की अंतरराष्ट्रीय बाल यौन शोषण पहल में शामिल हो गया है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन किया है इसको। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। वही दूसरा बोला है, इंटरपोल 195 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। देखिए, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है इसका, इंटरपोल 195 जो है मेंबर स्टेट है उनका, इसका क्या बोला है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि इसके 195 मेंबर है टोटल। इसको इंटरनेशनल पुलिस कहा जाता है। हमारे इंडिया में पर्टिकुलर पुलिस है, वैसे ही अगर इंटरनेशनली बात किया जाए तो इंटरपोल आती है। ठीक है,
तो इंटरपोल जो है इसमें 195 कंट्रीज हैं, बट इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लियोन में, फ्रांस में। तो इसका जो बोल रहा है कि हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा स्टेट में। इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नमस्ते योजना से रिलेटेड। नमस्ते योजना के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट है। पहला, यह योजना पेयजल और स्वच्छता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है। बिल्कुल सही बात। फिर नेक्स्ट बोल रहा है इसका उद्देश्य भारत में स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु, यानी कि आप जानते हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है उससे रिलेटेड है, जैसे परिणाम प्राप्त करना। कभी भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में ना आए और सभी सीवर और सेप्टिक टैंक स्वच्छता श्रमिकों के पास वैकल्पिक आजीविका तक पहुंचाना। देखिए, ये जो अभी नमस्ते स्कीम है, आप जानते हैं ये एक ज्वाइंट वेंचर है। पहला डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का। ठीक है, तो ये 3 मिनिस्ट्री का ज्वाइंट वेंचर है। इसका मेन है कि जो सैनिटेशन वर्कर हैं उनको हेल्प करना, ताकि कोई भी सैनिटेशन वर्क में आप जानते हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, तो उसमें लोगों की डेथ हो जाती है। जो वर्कर होते हैं वो इतने सेप्टिक टैंक ये सब जो होते हैं इसमें काफी हानिकारक गैसेस होती हैं जो कि उनको हार्म करती हैं। तो इसका बस मेन पर्पस यही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, 97। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो कि बात कर रहा है माइनॉरिटी स्टेटस की। ठीक है, अल्पसंख्यक दर्जे के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट। पहला, भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार धार्मिक और भाषाई समुदायों की अल्पसंख्यकता स्थिति राज्य निर्भर नहीं है। देखिए, ये बोल रहा है कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है किसी भी रिलीजन का एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटी का इज नॉट स्टेट डिपेंडेंट। तो ये गलत है, ये बल्कि स्टेट डिपेंडेंट होता है सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से। देखिए क्या होता है, आप माइनॉरिटी का स्टेटस क्या होगा, यदि किसी स्टेट में मान लीजिए आप कोई ऐसे उससे बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप कोई भी XYZ मान लिया हमने, ठीक है, आपका इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यदि आप पूरे इंडिया में, हो सकता है आप की जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा हो, मेजॉरिटी में हो, बट मान लीजिए आप किसी नॉर्थ ईस्ट के, आप अरुणाचल प्रदेश में चले गए, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज हैं जो ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत आती हैं। बट आप यदि वहां पे जाएंगे तो आप एक तरह से उनके बीच में माइनॉरिटी होंगे। ठीक है, आपके पूरे इंडिया में तो पॉपुलेशन काफी ज्यादा, लेकिन आप उस पर्टिकुलर स्टेट में तो आप माइनॉरिटी हो यदि आप कंपेयर किया जाए बाकी लोगों से। तो ये स्टेट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। वही जो दूसरा बोल रहा है कि स्टेट डिपेंडेंट नहीं होता है, तो ये रॉन्ग हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि भारतीय ध्वज संहिता यानी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 से रिलेटेड है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट है। पहला बोल रहा है पॉलिएस्टर से बने राष्ट्र ध्वज का या मशीन से बने झंडे की अनुमति है। बिल्कुल सही बात। भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 1952 को प्रभावी हुई थी। देखिए, आप जानते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में आया था। ठीक है, और 26 जनवरी 2002 से इफेक्टिव हुआ है, ना कि 1952 से। तो ये रॉन्ग हो गया, हमारा आंसर इसका 1 हो जाएगा। हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBE कहाँ लॉन्च किया। तो आप जानते हैं इन्होंने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने अपनी गिफ्ट सिटी जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गांधीनगर है सिटी, वहां पे इसको लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गांधीनगर। तो हमारा डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।